कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई कहानी ढूंढने निकलता है और खुद एक कहानी बन जाता है। ये कहानी है जय बहादुर की, एक ऐसे पत्रकार की जो सोमालिया के सबसे खतरनाक समुद्री डाकुओं के बीच घुस गया, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर वो हैं कौन। लेकिन वहां उसे जो सच्चाई पता चली, उसने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल कर रख दिया। कहते हैं ना, हर बड़े सफर के पीछे एक छोटी सी चिंगारी होती है। जय बहादुर के लिए ये चिंगारी थे एक बहुत ही मशहूर रिपोर्टर सीमोर टॉल्बिन के कुछ शब्द, बस चंद बातें जो उन्होंने एक हॉस्पिटल में जय से कहीं। और बस वही सलाह जय को एक ऐसे रास्ते पर ले गई जिसके बारे में किसी ने, यहाँ तक कि खुद जय ने भी कभी सोचा नहीं था। तो चलिए इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में देखते हैं। पहले देखेंगे कि एक पत्रकार की ये अनोखी खोज शुरू कैसे हुई, फिर सोमालिया में उसके पहले कदम, डाकुओं की कहानी के पीछे का सच क्या था, इस सच्चाई की उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी, और आखिर में उसके इस काम का दुनिया पर क्या असर पड़ा। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एक पत्रकार की अनोखी खोज। कहानी का हीरो है जय बहादुर। टोरंटो में अपने माँ बाप के घर के बेसमेंट में रहता है, एक नौजवान पत्रकार जो बस अपनी पहचान बनाने के लिए, कह सकते हैं, स्ट्रगल कर रहा था। देखिए, जय के पास टोरंटो यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, सपने भी बड़े बड़े थे, पर एक दिक्कत थी। वो लिखता था ऐसी कहानियों के बारे में जिनमें किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। नतीजा, उसके आर्टिकल्स एक के बाद एक रिजेक्ट। पर अंदर से उसे पता था, एक यकीन था कि वो किसी बहुत बड़ी कहानी के लिए बना है। और फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। टॉल्विन की उस सलाह के बाद जय पूरी रात सो नहीं पाया, और अगली ही सुबह उसने एक फैसला कर लिया। एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उसने तय किया वो सोमालिया जाएगा। और कमाल की बात देखिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर उसे सोमालिया के प्रेसिडेंट के बेटे का फोन आता है, जो उसे खुद अपने देश आने के लिए इनवाइट करता है। तो अब आता है दूसरा पड़ाव, सोमालिया में पहले कदम। अब जय एक ऐसी दुनिया में जा रहा था जहां खतरा हर मोड़ पर उसका इंतजार कर रहा था। टोरंटो का सेफ माहौल पीछे छूट चुका था। प्लेन में ही उसे एक बहुत ही डरावना सपना आया कि कुछ पत्रकारों को लाइन में खड़ा करके मारा जा रहा है। और जब उसकी आंख खुली ना, तो हकीकत भी कुछ कम खौफनाक नहीं थी। वो सोमालिया की जमीन पर था, चारों तरफ अजनबी लोग। यहीं उसकी मुलाकात अब्दी से हुई, उसका ट्रांसलेटर, जो इस अनजान देश में उसका एकमात्र सहारा बनने वाला था। सोमालिया में आते ही जो पहला नज़ारा उसने देखा, उसने उसे अंदर तक हिला दिया। यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, सब कुछ बस ऐसे ही चल रहा था। सोचिए, जब उसने पुलिस वालों को ही वर्दी में खुलेआम खात, मतलब एक तरह का नशीला पत्ता, खरीदते और चबाते देखा, तो उसे समझ आ गया कि ये जगह उसकी सोच से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा अलग और खतरनाक है। और अब कहानी पहुंचती है तीसरे पड़ाव पर, डाकुओं के मिथक के पार। और यहीं से जय की असली जर्नलिस्ट वाली खोज शुरू होती है। उसे बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि जिन समुद्री डाकुओं को पूरी दुनिया एक विलन की तरह देखती है, उनकी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक ऐसा पहलू जो बहुत पेचीदा और, सच कहूं तो, हैरान कर देने वाला है। ये सच में चौंकाने वाली बात थी। मतलब एक तरफ दुनिया उन्हें खूंखार अपराधी मानती थी, और दूसरी तरफ अपने ही लोगों के लिए वो किसी हीरो से कम नहीं थे। एक तरह के रॉबिनहुड, जो बड़े बड़े विदेशी जहाज़ों को लूटते थे और वो पैसा आम लोगों में बांट देते थे। अब जय का मिशन था इसी दोहरी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना। पर रुकिए, कहानी इतनी सिंपल भी नहीं थी। सोमालिया के अंदर भी इन डाकुओं को लेकर सबकी राय एक जैसी नहीं थी। जो प्रेसिडेंट का बेटा जय को लेकर आया था, उसके लिए ये लोग हीरो नहीं बल्कि विलन थे, देश के दुश्मन, जिन्होंने सोमालिया का नाम पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया था। अब देखिए, सोमालिया के इस माहौल में ढलने के लिए जय को वहां का एक जरूरी नियम सीखना पड़ा, और वो नियम था खात। ये सिर्फ एक नशीला पत्ता नहीं था, ये वहां की करेंसी थी, बातचीत शुरू करने की, भरोसा जीतने की और जानकारी निकलवाने की। तो लोगों से जुड़ने के लिए जय को भी इसका इस्तेमाल करना पड़ा। अब आता है कहानी का चौथा और सबसे अहम पड़ाव, सच्चाई की कीमत। ये कहानी का वो मोड़ है जहां जय का पूरा मिशन बिखरने की कगार पर आ जाता है, और उसे पता चलता है कि सच बोलने की असली कीमत क्या होती है। जय ने पूरे 3 महीने लगा दिए आम सोमाली लोगों की जिंदगी, उनकी परेशानियों पर आर्टिकल्स लिखे। लेकिन वेस्टर्न मीडिया को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
उन्हें तो बस सेंसेशनल खबरें चाहिए थीं, डाकुओं की कहानियां। नतीजा ये हुआ कि उसके सारे आर्टिकल्स रिजेक्ट हो गए, उसके सारे पैसे खत्म हो गए और वो हजारों मील दूर एक अनजान देश में अकेला फंस गया। तो अब सोचिए, जय एक ऐसी सिचुएशन में था जहां उसे एक बहुत मुश्किल फैसला लेना था। सवाल ये था कि अपनी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कोई इंसान अपनी जान को कितने बड़े खतरे में डाल सकता है। और अब आता है हमारा आखिरी पड़ाव, पलायन और स्थायी प्रभाव। अब हम देखेंगे कि जय इस मुश्किल से कैसे बाहर निकला और कैसे उसकी लिखी एक कहानी ने दो देशों के बीच के रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो बचने का एक आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। जिन डाकुओं ने उसे बाहर निकालने का वादा किया था, उन्होंने ही उसे धोखा दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें शक हो गया कि जय एक जासूस है और उन्होंने उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। अब तो जय की जान पर बनाई थी। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा खेल खेला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जैसे तैसे जय सोमालिया से बच निकला और जैसे ही उसके फोन में नेटवर्क आया, उसका फोन संदेशों से भर गया। जिस पत्रकार को कल तक कोई पूछ नहीं रहा था, आज दुनिया भर की मीडिया और 8 बड़े-बड़े पब्लिशर्स उसके पीछे पड़े थे। उसकी किताब आई द पायरेट्स ऑफ सोमालिया और वो जबरदस्त बेस्टसेलर बन गई। पर बात सिर्फ किताब तक नहीं रुकी। 2013 में उसे वॉशिंगटन डीसी के एक बहुत बड़े थिंक टैंक CSIS में बोलने के लिए बुलाया गया और वहां उसने जो कुछ कहा उसका असर इतना गहरा हुआ कि अमेरिकी सरकार ने सोमालिया के साथ शांति वार्ता शुरू करने का फैसला कर लिया। पूरे 20 साल, जी हाँ, जय के काम की वजह से अमेरिका और सोमालिया के बीच 20 साल से टूटे हुए डिप्लोमेटिक रिश्ते फिर से जुड़ गए। एक अकेले पत्रकार के जुनून ने दो देशों को फिर से एक साथ ला खड़ा किया था। और ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी एक सच को दुनिया के सामने लाने के लिए कितना बड़ा जोखिम लेना सही है। जय बहादुर का ये सफर हमें एक बात तो जरूर सिखाता है कि कभी-कभी सिर्फ एक कहानी में पूरी दुनिया को बदलने की ताकत होती है।